हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी केमिस्ट्री में अच्छे कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो था क्रैश कोर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि उसका सेकंड पार्ट था। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसका थर्ड पार्ट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म से। अब देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके बारे में पहले समझिए। यानी कि ऐसा कंपाउंड्स जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आइसोमेरिज्म फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है स्टीरियो वाला पार्ट, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल वाला पार्ट। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है स्टीरियो वाला पार्ट। आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या क्या बोला उसी को मैं यहाँ पे क्लासीफाई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बोला कि एक होता है स्ट्रक्चरल वाला पार्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, जिसमें आप स्टार लगा सकते हैं स्टीरियो वाले में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जितना स्टार हो सके। स्टीरियो वाला फर्दर डिवाइड होता है किसमें, दो पार्ट में। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल वाले पार्ट से, यानी कि स्ट्रक्चरल वाले में क्या क्या होता है आइसोमर्स, उसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहला क्या हमारे पास, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अब देखिए आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होता है समझिए। यानी कि ऐसा कंपाउंड्स, यानी कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but gives different type of ions in aqueous solutions। किस में देता है ये, aqueous solutions में, ions in aqueous solution। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला, ऐसा कंपाउंड जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, बट जब भी इसको मैं यानी कि एक्वस सॉल्यूशंस में डालूंगा तो कैसा डिफरेंट आयंस हमको प्रोड्यूस करके दे। मतलब आयंस जो क्या होगा, डब्बा के बाहर होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो बाहर होगा वो क्या होगा, टूटेगा तो एक हमको क्या देगा, एक आयंस का टेस्ट देगा। ठीक है, अब देखिए कैसे एग्जाम्पल्स देखिए। मैंने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल्स में COBr/SO4.5 मोल्स ऑफ NH3 ले लिया। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल या फिर सिंपल फार्मूला है। इसको सबसे पहले कन्वर्ट करिए किसमें, कॉम्प्लेक्स फार्मूला में। देखिए तो कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन रिप्रेजेंट कैसे करिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, कॉम्प्लेक्स बनाइए। किससे बनाते हैं हम लोग, न्यूट्रल लिगेंड से बनाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से। जब उससे अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई नहीं होता है तब हम लोग वीक वाले पे जाते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स में ये मैंने लिया CONH3 का होल 5 और मैंने ले लिया एक बार अंदर Br, तो SO4 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। मैंने अंदर Br ले लिया और SO4 को मैंने बाहर कर दिया। तो यहाँ पे किस चीज़ का टेस्ट दे रहा है, सल्फेट आयन का। एक तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दूसरा क्या बनेगा, देखिए दूसरा ये बनेगा, एंड करके मैं लिख देता हूँ CONH3 का होल 5 और मैंने SO4 को अंदर ले लिया, तो Br क्या हो जाएगा हमारे पास, बाहर चला जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ। चलिए हाँ, तो यहाँ पे किस चीज़ का आयंस का टेस्ट दे रहा है, देखिए यहाँ पे ब्रोमाइड आयन का टेस्ट दे रहा है। क्लियर है, मतलब हम क्या बोलेंगे, दिज कॉम्प्लेक्सेस गिव्स सल्फेट एंड ब्रोमाइड आयन टेस्ट। क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड आयन टेस्ट। ठीक है, क्या क्या कौन सा टेस्ट दे रहा है, सल्फेट आयन और ब्रोमाइड आयन का टेस्ट दे रहा है। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं इसका कलर क्या होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप ये कलर लिख सकते हैं। इसका कलर होता है जो ये फर्स्ट वाला है ना, ये इसका कलर होता है हमारे पास रेड वायलेट। क्या बोलेंगे, रेड वायलेट। और इसका होता है हमारे पास रेड कलर होता है। कैसा होता है, रेड, ध्यान रख सकते हैं, रेड कलर का होता है। तो इसका कलर होता है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रेट या फिर सॉल्वेटेड आइसोमर्स। अब देखिए हाइड्रेट, हाइड्रा वर्ड से बना है।
हाइड्रा का मतलब वाटर होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, तो यह आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन वाटर H2O एक्ट एज लिगेंड्स, मतलब लिगेंड के जैसा काम करेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, एज वेल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, मतलब लिगेंड के जैसा भी काम करेगा और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जैसा भी काम करेगा। अब देखिए क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्रिस्टलाइजेशन एक अपने आप में अच्छा टॉपिक होता है, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, उतना यहाँ पे यूजेज नहीं है। जब कभी भी हम लोग एज ए प्यूरिफिकेशन के लिए वाटर की यूज करते हैं तो वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। बाकी जब मैं इसका रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा तो डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करूँगा, ठीक है। अभी बस इतना जान लीजिए। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CrCl3.6 मोल्स ऑफ वाटर ले लिया। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स बनाइएगा उसमें आपको न्यूट्रल लिगेंड को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। तो आइए बनाते हैं। CrH2O का होल 6 और Cl3 क्या हो गया, बाहर चला गया, एक ये आइसोमर बना। यानी कि इसका अगर देखा जाए तो मैक्सिमम कितना बन सकता है वो भी मैं बना के बताता हूँ। एक हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, CrH2O का होल 5 और एक क्लोरीन को अंदर कर लेते हैं, तो बाहर कितना क्लोरीन बचेगा, 2, और 1 मोल सब क्या हो गया, वाटर हो गया। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, CrH2O का होल 4 और क्या होगा, Cl2 और बाहर एक क्लोरीन और 2 मोल्स ऑफ वाटर, एक ये बना। अच्छा और क्या क्या बन सकता है, एक और हम बना सकते हैं ना, लेकिन वहाँ पे आयंस नहीं बचेगा, वहाँ पे क्या नहीं बचेगा, आयंस नहीं बचेगा, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कितना बनाया, 3 बनाया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि CrCl3.6 मोल्स ऑफ वाटर का यानी कि कितना पॉसिबल आइसोमर्स है, हैज 3 पॉसिबल हाइड्रेट आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है। क्लियर है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा इन सब का कलर भी होता है, आप कलर भी ध्यान रख सकते हैं। मैं उसका ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये होता है VGDG, ये आप ध्यान रख सकते हैं। V4 क्या होता है, वायलेट। G4 क्या होता है, ग्रीन। और DG का मतलब क्या होता है, डार्क ग्रीन। क्या होता है, डार्क ग्रीन होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये इसका कलर कॉम्प्लेक्स होता है, मन तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा क्या होता है, हाइड्रेट या फिर सॉल्वेटेड होता है। अच्छा थोड़ा सा ये भी समझिए, सॉल्वेटेड किसको बोलेंगे और हाइड्रेट किसको बोलेंगे। जब कभी भी एज ए सॉल्वेंट वाटर यूज होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेट आइसोमर्स, और वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेटेड। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स वाले के बारे में बात किया जा रहा है। और कॉम्प्लेक्स वाले में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक केटायनिक पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स में, दूसरा एनायनिक पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स में। यानी कि हम क्या बोलेंगे, व्हेन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, जब कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बोथ केटाइन एज वेल एज एनाइन दोनों कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। यानी कि व्हेन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोथ केटाइन एज वेल एज एनाइन इज कॉम्प्लेक्स, दोनों कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। एग्जाम्पल्स देखिए, चीज़ें क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल्स मैंने लिया ZnNH3 का होल 4 है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। दूसरा क्या होगा हमारे पास, ZnCl4, ये हो गया। क्लियर है। अब देखिए एक तो पहला वाला पार्ट क्या होगा, केटाइनिक, दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, एनाइनिक। ये हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑलवेज केटाइन और सेकंड में क्या होगा, एनाइन आएगा हमेशा। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, केटाइनिक पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट कैसा हो गया, एनाइनिक पार्ट हो गया। तो दोनों पार्ट किस में है, डब्बा के अंदर है, मतलब कॉम्प्लेक्स में है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अच्छा इसका दूसरा आइसोमर क्या बना सकते हैं, ऐसे भी तो बना सकते हैं ना इसका, ZnNH3 का, जैसे यहाँ पे 4 है तो एक
कम कर देंगे, मतलब NH3 का होल थ्राइस एक क्लोरीन को यहाँ से यहाँ ला लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट करने के लिए, एक क्लोरीन ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, ZnCl3 और 1 मोल्स ऑफ NH3 को मैंने अंदर ला लिया, तो ये भी हो सकता है। तो ये दूसरा आइसोमर इसका बन गया। लेकिन है क्या दोनों कोऑर्डिनेशन आइसोमर ही है। क्यों, कैसे पहचानेंगे, दोनों जब किस में हो, डब्बा के अंदर हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगला है लिंकेज आइसोमर्स। अब देखिए लिंकेज आइसोमर क्या होता है, इसको पहचानना बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि आपको एक ही चीज़ बस देखना है। आपने एक लिगेंड्स के बारे में पढ़ रखा होगा, वो क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है तो प्रीवियस लेक्चर जा करके देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगा। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स वो होता है जिसके पास 2 डोनर साइट हो, बट एट ए टाइम ओनली 1 कैन डोनेट, बट एक बार में सिर्फ एक ही डोनेशन देगा, 2 नहीं देगा। ठीक है, तो वही होता है हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। तो लिंकेज आइसोमर में एम्बीडेंटेड लिगेंड जैसे ही दिख जाए आप बोल दीजिएगा ये क्या है, लिंकेज आइसोमर्स है। यानी कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, कैसे लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ये होता है कि ऐसा यानी कि लिगेंड्स जिसके पास 2 डोनर साइट हो बट ओनली कैन डोनेट एट ए टाइम, यानी कि हैविंग 2 डोनर एटम बट ओनली 1 कैन डोनेट एट ए टाइम, एक बार में एक ही करेगा एट ए टाइम। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये क्या होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल्स देखेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल्स ले लेता हूँ मैं, CONH3 का होल 5 और एक मतलब कोबाल्ट मैंने लिया सेंट्रल एटम, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, तो कोई भी एम्बीडेंटेड लिगेंड ले लिया, जैसे NO2 ले लिया। ठीक है, और मैंने बाहर इसका वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लाने के लिए मैंने 2 क्लोरीन लगा दिया। क्लियर है, एक ये हो गया। अच्छा, इसमें NO2 क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि NO2 में एक बार नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, दूसरा बार ऑक्सीजन भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे कितने डोनर साइट है, 2, बट एट ए टाइम कितना करेगा, एक ही करेगा। मतलब जिस किसी के साथ बॉन्डिंग करने गया तो उसके साथ एक ही का डोनेशन देगा, ऐसा नहीं कि दोनों का दे देगा। ठीक है, दोनों देता है, वो क्या होता है, समय समय पे डिपेंड करता है। वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो फ्लेक्सीडेंटेड होता है। आपने पीछे पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़े तो फिर से मैं वही बोलूँगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, तो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है CONH3 का होल 5 और NO2 को कैसे लिख सकते हैं, ONO लिख सकते हैं। ठीक है, और बाहर क्या हमारे पास Cl2। अब देखिए NO2 और ONO, इसमें कौन कौन सा डोनर एटम होता है वो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा NO2 नेगेटिव, एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ तो चार्ज नहीं लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे ONO नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से क्या है, नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर साइट है इसका, डोनर साइट। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन डोनर साइट है, ऑक्सीजन डोनर साइट है। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे NO2 और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन। NO2 में एक बार नाइट्रोजन, एक बार ऑक्सीजन। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए Cn नेगेटिव हो गया साइनाइड, और NC नेगेटिव क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। तो एक बार कार्बन से करेगा, एक बार नाइट्रोजन से करेगा, तो ये सब क्या हो जाता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे SCN और NCS, एक थायोसाइनेट, एक क्या हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। मैंने पीछे एग्जांपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा करवा दिया है, कहाँ पे, प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो लिंकेज आइसोमर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीरियो आइसोमरिज्म। वहाँ पे पहला देखना है ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल में केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 होता है। पहला हम लोग लिखेंगे टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए। ठीक है, दूसरा हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, यानी कि स्क्वायर प्लेनर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में
जो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है, एक आता है sp3 और एक आता है dsp2। आगे हम लोग पढ़ेंगे BBVT वगैरह के बारे में, ठीक है। तो टेट्राहाइड्रल होता है। अब समझिए, टेट्राहाइड्रल तो हो गया, टेट्राहाइड्रल में क्या करेगा, कैसे, देखिए जैसे मैं यहाँ पे M ले लिया, कोई भी मेटल्स वगैरह है, यहाँ पे ये लिगेंड से कनेक्टिविटी है, इधर भी और इधर भी लिगेंड से कनेक्टिविटी है। आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे जो बॉन्ड एंगल निकल के आता है वो क्या होता है 109.5 डिग्री, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कितना एंगल है 109.5 डिग्री, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी। मतलब किसी भी लिगेंड को चेंज करो, मान लीजिए समझने के लिए ये वाले को मैं यहाँ कर दिया और इस वाले को यहाँ कर दिया, या इसको यहाँ इस वाले को यहाँ, ऐसे एक्सचेंज कर दिए, क्या रिलेटिव एंगल चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इसका नया आइसोमर नहीं बन रहा है। क्लियर है, क्योंकि एंगल ही नहीं चेंज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर डज नॉट एग्जिबिट इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लिखेंगे ज्योमेट्रिकल isomerism does not exhibit in tetrahedral geometry। क्लियर है, कोई डाउट्स वगैरह यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये चीज़ तो हो गया टेट्राहेड्रल में। अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर प्लेनर में। तो सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर प्लेनर में क्या ध्यान रखना है, स्क्वायर प्लेनर में करता है एक्चुअल में कैसा होता है स्क्वायर प्लेनर, जैसे मान लीजिए M है, इधर L, इधर भी L वगैरह मैंने लगा दिया, ठीक है, ऐसा होता है स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए केस में क्या क्या बना रहा हूँ वो समझिएगा। एक काम करता हूँ, L को मैं A से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला केस क्या बनेगा, MA4 बनेगा, ठीक है, ये तो बनेगा। चलिए MA4 में बनाइए, MAA चारों साइड लगा दीजिए, सभी क्या है 90 डिग्री पे है। तो आप किसी को भी चेंज करोगे तो नया आइसोमर बनेगा नहीं, मतलब इसमें ये एग्जिबिट नहीं करेगा MA4 में। दूसरा केस क्या बनेगा, MA3B करेगा, तो इसका भी बना के चेक कर लेते हैं। M इधर A और इधर क्या हो जाएगा B। अभी भी किसी एक को चेंज करके देखिए तो आपको नया आइसोमर नहीं मिलेगा, तो मतलब यहाँ पे भी एग्जिबिट नहीं करेगा। क्लियर है। अगला केस क्या बनेगा, देखिए MA2B2 बनेगा। अब MA2B2 में क्या होगा, M इधर A इधर B इधर B। देखिए AA क्या है, सेम साइड है, BB क्या है, सेम साइड है, तो क्या बोल देंगे सिस, मतलब 90 डिग्री पे है। और दूसरा कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है A और A इधर, B और B इधर। अभी क्या है 180 डिग्री पे है, ये कैसा हो जाएगा, समझने के लिए समझिए, ये कैसा हो जाएगा 180 डिग्री पे, इधर क्या हमारे पास 90 डिग्री पे है। क्लियर है। ये दिखने से आपको नहीं लगेगा कि 90 है यहाँ पे, ठीक है। आपको कैसा करना है, थोड़ा सा एज्यूम करना है 3D में, एक्चुअल में 2D में एग्जिस्ट करता है, थोड़ा सा सोचना आपको पड़ेगा 3D में। जैसे आप अपने कॉपी को लीजिए और कॉपी से चारों साइड ड्रॉ करिए, उसको घुमा करके देखिएगा तो 90 पे आएगा, उसे देखने में लगते रहता है 60, ये ऐसा होता नहीं है, 90 पे होता है, ठीक है। तो ये 2D में एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप सोचिएगा थोड़ा सा 3D के व्यू से, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे कितना होता है 180 डिग्री पे होता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ट्रांस हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट कर रहा है 2, ध्यान रखिएगा कितना करता है, 2 करता है। अगला केस क्या बनेगा, MA2BC बनेगा, तो यहाँ पे भी 2 ही करता है, तो यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं हो सकता है, ठीक है। सिस ट्रांस बनाने के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन जनरली बोलते नहीं है। ए अगर सेम साइड रख देगा सिस हो जाएगा, और अपोजिट रख देगा ट्रांस हो जाएगा। तो कितना करता है, 2 करता है। अगला केस बनता है MABCD, और यहाँ पे 3 करता है, तो आप बना के भी चेक कर सकते हैं। पहले ABCD लगा दीजिए तो 1 बन जाएगा। दूसरा क्या होगा, एक को फिक्स करिए, बाकी को चेंज कर दीजिए, दूसरे बार में B को फिक्स करिए, ऐसे करके चेंज करके बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका 3 बनता है, तो ये आपको तरीका ध्यान रखना है, ठीक है। एक और केस होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए MAA टाइप का है, मतलब कैसा, सिमेट्रिकल लिगेंड्स है और बाइडेंटेट है। AA का मतलब डोनर एटम क्या है, सेम है दोनों साइड का, तो इसमें भी एग्जिबिट नहीं करता है। क्लियर है। और एक होता है MAB का होल ट्वाइस, मतलब AB का मतलब अनसिमेट्रिकल टाइप का, मतलब जिसका डोनर एटम क्या हो, डिफरेंट हो, तब क्या करता है, करता है। कितना करता है ये आप ध्यान रखिएगा, 2 करता है।
क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, ये कैसा टाइप का है, सिमेट्रिकल टाइप का है, सिमेट्रिकल, ठीक है, ये सिमेट्रिकल टाइप का है। और ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल टाइप का है, अनसिमेट्रिकल यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, जिसके पास 2 डोनर एटम हो, ठीक है, क्या कह सकते हैं, 2 डोनर साइट हो। क्लियर है, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। किसमें, केस नंबर 1 में। अब हम लोग केस नंबर 2 में देखेंगे। तो केस नंबर 2 में कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिएगा MA6 से स्टार्ट होगा, यही यानी कि टाइप बन सकता है, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बने पढ़े होंगे आप लोग मैथ में। तो कैसा होता था, आप उसका टाइप बनाते चलिए कितना नया बन सकता है, और उसका यानी कि GI निकाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ, आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद भी हो जाएगा। ट्रिक क्या होता है समझिए, जैसे MA6 है, तो MA6 है, यहाँ पे देखिए ए ऊपर ऊपर भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी का भी एक रिलेटिव पोजीशन चेंज करके देखिए तो कोई नया यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमोर्फिज्म नहीं बनेगा। वैसे भी आपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा, GI एग्जीबिशन के लिए क्या होता है, यानी कि दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप्स लगा होना चाहिए, ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस होना चाहिए, और वहाँ से क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स अटैचमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो क्या था, अभी तो था ही नहीं, मतलब सभी तो सेम आ गया, तो यहाँ पे GI एग्जिबिट नहीं करेगा। तो ट्रिक क्या है देखिए, अब देखिए MA6 में क्या होता है, एग्जिबिट करेगा नहीं, मतलब क्या, 0। चलिए MA5B में भी एक ही चेंज हो रहा है ना, बाकी फिर भी नहीं होगा, तो इसका भी 0 हो जाएगा। अब देखिए MA4B2 मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा। क्लियर है, अब यहाँ से आपको ट्रिक कैसे लगाना है मैं बता दूँ आपको। ट्रिक क्या होता है, 222 3 4 5 6 9 15 9 6 15, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। फिर से 222 कैसे, देखिए 222 3 4 5 6 9, अब 9 6 को ऐड कर देते तो 15, उसके बाद फिर से 222, ये होता है इसका ट्रिक। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसको कैसे लर्न करना है। देखिए A6 और A5B में तो वैसे भी करता ही नहीं, ये तो 0 हो गया। उसके बाद ट्रिक लगाना है आपको 222, उसके बाद 3 4 5 6 9, ठीक है, कहाँ तक जाना है, मेरे को 9 तक जाना है, मतलब क्या 222 3 4 5 6 9, और 9 6 को ऐड कर देता तो 15, और 15 के बाद फिर से क्या लगाना है, 222, मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ 222 3 4 5 6 9 15, 3 4 5 6 9 15, 9 6 15, उसके बाद फिर से 222, ये इसका ट्रिक होता है, ठीक है, याद हो गया होगा आई थिंक। और ये आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये कैसे होता है, जैसे इसको स्प्लिट करते जाइए, नया नया बनाते चलिए, ठीक है, क्लियर होगा, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। केस क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला आपको ध्यान होना चाहिए, और एक ये वाला आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखा है, ए मतलब कैसा है, सिमेट्रिकल टाइप का लिगेंड है, और ए भी जो लिखा है ये कैसा हो, अनसिमेट्रिकल टाइप। मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे पहले सिमेट्रिकल का लेते हैं, सिमेट्रिकल लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड लिख लीजिए, बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जैसे EN का मतलब इथाइलिन डायमीन। कैसे होता है, जैसे देखिए CH2 यहाँ से NH2, और यहाँ से भी क्या, NH2, तो यहाँ से एक डोनेशन देता है, एक यहाँ से डोनेशन देता है, दोनों कैसा है, नाइट्रोजन से ही दे रहा है, मतलब डोनर साइड क्या है, सेम है, तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल टाइप का लिगेंड है। अगर मान लीजिए ऐसा आया अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ये कैसा होगा, जैसे ग्लाइसिनेट ले लीजिए, ग्लाइसिनेट। अब देखिए ग्लाइसिनेट क्या होता है समझिए, NH2 CH2 COO नेगेटिव। अब देखिए एक बार डोनर साइड कहाँ पे है, एक बार यहाँ से डोनेट कर रहा है, और एक बार कहाँ से कर रहा है, यहाँ से डोनेट कर रहा है, मतलब इस बार डोनर साइड क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, यहाँ से नाइट्रोजन से कर रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन से कर रहा है। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने केस बोला, ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आइए इंपॉर्टेंट केस में, मैंने यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट केस, यहाँ पे MA3B3 है। तो इसमें होता क्या है कि एक फेक बनता है और एक मर बनता है, ठीक है, आपने पढ़ भी रखा होगा। तो इसको कहते हैं हम लोग फेशियल, ये जो ऐसा दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग क्या, फेशियल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को यानी कि मेरिडियोनल कहते हैं, मेरिडियोनल,
ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। फेक और मर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, फेक और इसको मर बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो, पूरा नाम भी मैंने लिख दिया। मतलब कैसा, सुनिए अच्छे से, ये कैसा है कि ये दो एक प्लेन वाला है और एक क्या है डिफरेंट प्लेन से इसका एक फेस बन रहा है, और यहाँ पे क्या है तीनों एक ही प्लेन में, तीनों कैसा है एक ही प्लेन में, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगला है एम ए का होल ट्वाइस, मतलब कैसा है सिमेट्रिकल टाइप का लिगेंड है और B2 है। तो इसमें कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये कैसा है हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, ये भी बाइडेंटेड का, और ये सब क्या मोनोडेंटेड का। तो इसके बीच में क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसके बीच में भी 90 का, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के सेम साइड हो गया, क्या बोलेंगे सिस। इसका अपोजिट हो जाए तो क्या बोल देंगे ट्रांस बोल देंगे। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट्स यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। आइए एक एक करके स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट है हमारे पास। केस फर्स्ट क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो केस बनते हैं, एक टेट्राहेड्रल के लिए, दूसरा स्क्वायर प्लेनर के लिए। यहाँ पे किसी में भी एग्जिबिट नहीं करता क्या चीज़, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी कि हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल में नहीं करेगा, स्क्वायर प्लेनर में भी नहीं करता है, स्क्वायर प्लेनर में भी नहीं करता है। ठीक है, इनके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डज नॉट एग्जिबिट क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डज नॉट एग्जिबिट इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म मैं समझाता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ए ले लिया और इसका मैंने मिरर इमेज बनाया, क्या बनाया, मिरर इमेज। तो कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, जो मिरर इमेज बन रहा है एक दूसरे पे इम्पोज कर जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये है, इसी के ऊपर से मैंने ओवरलैप करके बना दिया, मतलब एक दूसरे पे क्या हो गया, ओवरलैप। यानी कि क्या है, ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज है। सुपर इम्पोजेबल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे POS भी प्रेजेंट है। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे POS क्या है, प्रेजेंट है, POS प्रेजेंट। अच्छा, POS प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। एक और मैं यहाँ पे लेता हूँ एग्जांपल, जैसे मैंने P ले लिया और इसका मैंने मिरर इमेजेस बनाया, क्या होगा, Q होगा ऐसे। लेकिन एक दूसरे पे इम्पोज करूँगा तो इम्पोज तो नहीं होगा, कैसा बनेगा पिक्चर, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये ऐसा एक दूसरे पे इम्पोज नहीं किया। अब एक दूसरे पे इम्पोज नहीं किया था, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह नहीं दिख रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या एब्सेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, और नॉन सुपर इम्पोजेबल वाली को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनैंशियोमर कहते थे। ये भी आप लिख सकते हैं, इनैंशियोमर्स क्या होता है, ये होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, इनैंशियोमर कहते हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में आपको देखना कहाँ से ध्यान रखना है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या है, मैंने कॉम्प्लेक्स बना के पहले से रखा है, जैसे मैंने ज्योमेट्रिकल में बताया था। अब आपको इसका ट्रिक क्या होता है, मैं ट्रिक बता देता हूँ जिसको आपको लर्न करना है। बाकी ये आप इसका फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ये चीज़ें हो जाएगा आपसे। तो A4B2 से स्टार्ट होता है। पहले आपको क्या करना है, ट्रिक क्या कहता है, देखिए ट्रिक आपको लगाना क्या है, A4B2 में होता है 0, क्या, इनैंशियोमर पेयर। एक इनैंशियोमर पेयर का मतलब होता है 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये आप ध्यान रख सकते हैं। मैं आगे लिखवा दूंगा, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, 1 इनैंशियोमर
पेयर मीन्स टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने बोला है वही लाइन पे मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्लियर है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे ट्रिक क्या आता है वो बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए पहले A4B2 हो गया, A4BC हो गया, A3B3 वगैरह, इन सब में क्या होता है, जीरो होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका भी जीरो, इसका भी और इसका भी। पहले 4 बार जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद होता है 1 1 2, पहले 4 बार जीरो, उसके बाद 1 1 2, उसके बाद 6 15, उसके बाद फिर से 1 1 2 होता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ट्रिक क्या मैंने बोला कि 4 बार जीरो, उसके बाद 1 1 2, उसके बाद 6 15, उसके बाद फिर से 1 1 2, ये होता है। मतलब ये इनएंशियोमर पेयर है। तो एक पेयर का मतलब कितना होता है, 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक केस लिखा है MAA3, मतलब ए कैसा है, सिमेट्रिकल यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसमें क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बट नॉट GI एग्जिबिशन नहीं होता है यहाँ पे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैं इसका केस आगे डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस अगले पेज पे मैं कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, इनएंशियोमर पेयर तो मैंने लिख दिया। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे GI भी लिख देता हूँ और टोटल स्टीरियो आइसोमर भी काउंट करके बता देता हूँ। टोटल स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, आइसोमर वो भी काउंट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। याद करिए वो वाला क्या होता था, 222 3 4 5 6 9 15, फिर से 222, यही होता था ना। मैं लिख देता हूँ 222 3 4 5 6 9 और 9 6 कितना होता था 15, उसके बाद आगे फिर से क्या होगा 222, ये उसका ट्रिक होता था। अब स्टीरियो में क्या करना है, आप दोनों को काउंट करके लिख दीजिए। कैसे लिखिएगा, जैसे देखिए 2 में 0 को ऐड करेंगे तो होगा 2, 2 में 0 को ऐड करेंगे 2, 2 में 0 को ऐड करेंगे 2, फिर से 3 में 0 को ऐड करेंगे 3, 4 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 में 1 को ऐड करेंगे तो 6, 6 में 2 को ऐड करेंगे 8, 9 में 6 को ऐड करेंगे कितना होगा 15, 15 में 15 ऐड करेंगे कितना 30, 2 में 1 ऐड करेंगे कितना 3, फिर से 2 में 1 ऐड करेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 4। ये हो गया टोटल स्टीरियो आइसोमर। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको समराइज करके एक बार में बता दिया। आपको क्या करना है कि पीछे वाले को छोड़ देना है, बस इस टेबल को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और इसको एक कॉपी पे लिख लीजिए, शीट पेपर पे, उसको अपने रूम में जहाँ पर भी पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लीजिए। और इस चीज़ को मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे एक भी यानी कि ज्योमेट्रिकल या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट मैंने वो केस बोला था यानी कि MAA का होल थ्राइस क्या एग्जिबिट करता है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इधर 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 और इधर मैंने लगा दिया। अब देखिए A और A मैंने ये वाला एक सिमेट्रिकल बाइडेंटिटी लगा दिया, एक बार इधर से मैंने लगा दिया और एक बार मैंने इधर से लगा दिया। ठीक है, एक तो ये केस बन गया। दूसरा क्या बनेगा, ऐसा। ठीक है, ये बन गया। एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, इसका मिरर इमेज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, मिरर इमेजेस। मैं यहाँ पे मिरर इमेजेस रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब बनाइए इसका मिरर इमेजेस। कैसे बनाइएगा, देखिए ये वाला अभी क्या था, इधर था, ये वाला A इधर आ गया। क्लियर है, ये A इधर चला गया और ये वाला A इधर आ गया। समझ में, ये एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेजेज है। अच्छा, मिरर इमेजेज है लेकिन एक दूसरे पे इम्पोज कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो क्या बोल देंगे, इनएंशियोमर है। इनएंशियोमर है आपस में, ये दोनों क्या है, आपस में इनएंशियोमर है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं स्टार लगा करके। एक चीज़ और आप ध्यान रख लीजिए, जैसे स्टार लगा करके MAA लिखा है, B2 और C2 लिखा है, तो आप ऐसा लिखा है, इसको ऐसे फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए इस AA को लिख लीजिए A2, ठीक है, इसको B2 और इसको C2। अब A2 B2 वाला तो आपको पता ही है, केस मैंने पीछे बताया था। देखिए कहाँ गया, MA2 B2, A2 B2 C2, ये वाला केस बन गया ना, जिसमें GI भी एग्जिबिट करता है और क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एग्जिबिट करता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये वाला केस एक आपको ध्यान रखना है। मैं इसका एग्जांपल से बता देता हूँ।
जैसे मान लीजिए मैंने इसका एग्जांपल्स ले लिया FeOX, उसके बाद मैंने वाटर ले लिया उल्टवास और NH3 का उल्टवास ले लिया। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिकल टाइप का बाइडेंटेट लिगेंड हो गया, ये मोनोडेंटेट, ये भी मोनोडेंटेट। चलिए अब हम लोग देखेंगे, ये हमारा हो गया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी खत्म हो गया, यानी कि मैंने ज्योमेट्रिकल देखा, ऑप्टिकल देखा, तो उस दोनों में मैंने एक समराइज करके एक टेबल बता दिया, उसी टेबल को आपको लर्न करना है बहुत ही आसानी से, उसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग देखेंगे VVT के बारे में। देखिए VVT ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आना ही आना है, चाहे जेई हो या फिर नीट हो, इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत आसान भी होता है, आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए VVT क्या कहते हैं, VVT में आपको ध्यान क्या रखना है, लिगेंड्स के बारे में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ किसके बारे में, लिगेंड्स के बारे में। अच्छा, लिगेंड्स दो टाइप का हो सकता है, एक होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दूसरा होगा वीक फील्ड लिगेंड। WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड, SFL का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखिए इसको पहचानिएगा कैसे, उसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, ठीक है, मैं उसको बताता हूँ, बहुत यूनिक ट्रिक है। ट्रिक क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद हेलोजेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना, और सल्फर्स वगैरह। जैसे अच्छा सीक्वेंस कैसा रखना है, आपको ऐसा ही रखना है, इसी सीक्वेंस में रखना है, ठीक है, प्रायोरिटी जब भी देना है तब भी। तो C4 क्या होता है, कार्बन डोनर, क्या होता है, कार्बन डोनर। N4 क्या होता है, नाइट्रोजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर। और O4 क्या होता है, ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर। X4 क्या होता है, हेलोजन डोनर, हेलोजन डोनर। और S4 क्या होता है, सल्फर डोनर, ठीक है, सल्फर डोनर। अब ध्यान से सुनिए, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर वाला जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और हेलोजन वाला या फिर ऑक्सीजन वाला या फिर सल्फर वाला होता है वीक फील्ड लिगेंड। मैं यहीं पे उस चीज़ को भी समराइज कर देता हूँ, ये वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये सभी क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो पेयरिंग करवा देता है, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको पेयरिंग करवा देगा। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग अकर्स, पेयरिंग अकर्स। और यहाँ पे क्या होगा, WFL में डू नॉट पेयर, डू नॉट पेयर। अच्छा, पेयरिंग करेगा तो क्या होगा, इनर वाला D खाली होगा, अगर इनर वाला D खाली हुआ तो क्या बोल देंगे हम, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। क्या बना रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इनर वाले में क्या होता है, N-1D, क्या बोलेंगे, N-1D वाला कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जब पेयरिंग करवा दिया तो स्पिन का वैल्यू क्या जो है, 0 हो जाएगा, क्योंकि सभी पेयर्ड हो गया तो कट हो जाएगा, एक का प्लस हाफ तो दूसरे का माइनस हाफ, तो कट के 0 आ जाएगा, मतलब स्पिन कैसा हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा लो स्पिन, लो स्पिन हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ आपका डू नॉट पेयर, अगर पेयर नहीं होगा तो क्या होगा, बाहर वाला D यूज होगा, मतलब आउटर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज होगा, तो क्या आउटर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज्ड होगा। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑब्वियस है क्या होगा, स्पिन का वैल्यू बढ़ेगा, तो क्या बोलेंगे, हाई स्पिन, हाई स्पिन होगा। ये भी ध्यान रख सकते हैं। आगे मैं इसके बारे में बता दूंगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, पेयर्ड पे क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, ये सब मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो ये आप इतना अभी ध्यान रख सकते हैं। ये तो चलिए ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में पता चल गया आपको कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजेंस, ये सल्फर वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक में मैंने कैटेगराइज कर दिया। अगर आपको ओवरऑल सीरीज जानना है कि कौन सा क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड होता है, इसके लिए एक सीरीज बनाया गया था, मतलब लिगेंड के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या था, स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। अब देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहता है समझिए, मैं उसका ट्रिक लिख देता हूँ। ये होता है आई बर्बादी सनी कल से फरार। मैंने क्या बोला, आई बर्बादी सनी कल से फरार। ओ ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो क्या होता है, C2O4-2, ठीक है, उसको OH से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओ ऑक्जिलेटो पानी,
यहाँ से यहाँ तक जो हो रहा है ना सीक्वेंस, इसको हम लोग कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड में कैटेगराइज करते हैं। किसमें? वीक फील्ड लिगेंड में। यहाँ पे समराइज कर देता हूँ इस चीज़ को। ये सभी क्या है? वीक फील्ड लिगेंड में, ठीक है। WFL में मैं लिख देता हूँ WFL। अच्छा, बढ़ते क्रम में कैसा है? ऐसा बढ़ते क्रम में है, ठीक है। स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो इस क्रम में रहता है। क्लियर है? वाटर तक क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। इसके बाद आगे देखिए मैंने क्या क्या बोला? आई, बर्बादी, सनी, कल से फरार, ओ, ग्लिटो, पानी, नशा। पानी के बाद क्या बोलेंगे? नशा। नशा मतलब NCS, ठीक है। पानी, नशा। EDTA, इन, EDTA 4 नेगेटिव, इथाइलिन, डायमिन, टेट्राएसिटेट 4 नेगेटिव होता है। EDTA अमोनिया, इन, नॉर्थ, कनाडा, कोलंबो, ये होता है इसका निमोनिक। ये भी बढ़ते क्रम में होता है, ऐसा सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो होगा, इस वाले को हम लोग क्या नाम देंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बोलेंगे? SFL। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये ओवरऑल यानी कि आपको टोटल यानी कि लिगेंड का स्ट्रेंथ याद रखना है तो आप ये सीरीज याद रख सकते हैं। अदरवाइज मैंने ट्रिक बताई दी आपको, उसके सारे भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर होगा? इस पॉइंट्स पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें। पहला पॉइंट हो गया हमारे पास ये लिगेंड्स के बारे में। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूँ ज्योमेट्री। इसमें हम लोग बेसिकली हाइब्रिडेशन के बारे में देखेंगे। अब देखिए हाइब्रिडेशन sp3 आया तो ज्योमेट्री क्या निकल के आएगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? DsP2 आएगा कोऑर्डिनेशन मोड 4 में, DsP2। अच्छा, क्या होगा DsP2 में? स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री क्या आएगा? स्क्वायर प्लेनर आएगा, ठीक है। अच्छा, D कौन सा इसमें यूज होगा? ये ध्यान रखिएगा, ये होता है हमारा x² - y², ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। इनर वाला D होगा तो dx² - y², बाहर वाला होता है तो dz² होता है जनरली, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला sp3d है, इसमें कौन सा D यूज होगा? dz², ठीक है। sp3d ये क्या हो गया हमारे लिए? यानी कि कोऑर्डिनेशन 5 का केस हो गया। ज्योमेट्री क्या होगा? TBP। TBP का मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक ये भी तो हो सकते हैं DsP3। D कौन सा यूज होगा? dx² - y², ठीक है। अब इस पे ज्योमेट्री क्या होता है वो चीज़ देखिए, स्क्वायर बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। अब देखिए अगला होगा sp3d2। sp3d2 में कौन सा यूज होगा? dx² - y² और क्या? dz²। क्लियर है? इस पे ज्योमेट्री क्या निकल के आएगा? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और एक और ले लेते हैं D2sp3 भी ले लेते हैं। इस पे भी क्या होगा? D वही x² - y² और dz², ठीक है। D जो यूज होता है ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। इसका भी ज्योमेट्री क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल ही होगा। क्लियर है? तो ये हाइब्रिडेशन था और इसका क्या था? ज्योमेट्री था। यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे, दूसरा हो गया, तीसरा पे थर्ड पॉइंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तब क्या लिखना है हमको? तब लिखना है प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, इट विल बी पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज इट विल बी डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। क्या मैंने बोला समझिए कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोल देंगे? डायमैग्नेटिक। क्लियर है? तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा तो हो गया, सॉरी चौथा पॉइंट देखेंगे हम लोग। फोर्थ पॉइंट स्पेशल केस है। स्पेशल केस है, थोड़ा सा यूनिक है और यहाँ से सबसे ज़्यादा यानी कि चांस होता है क्वेश्चन बनने का, तो इसको स्टार लगा लीजिए जितना हो सके, ठीक है। स्टार लगा लिए। चलिए स्पेशल केस देखिए। स्पेशल केस जो पहला देखेंगे, with 4D and 5D stage members, all the ligand act as SFL,
इसका मतलब क्या हुआ कि 4D और 5D सीरीज के साथ कोई भी लिगेंड हो, चाहे वीक हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो, कैसा एक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग के जैसा ही एक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग वाला तो वैसे भी करेगा ना, वीक वाला भी कैसा काम करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा ही काम करता है। क्लियर है? कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन समझिए, क्योंकि 4D और 5D में डेल्टा ओ का स्प्लिटिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसी के कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो वीक फील्ड लिगेंड भी कैसा करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट, विद CO+3 मतलब कोबाल्ट +3 आयन में ऑक्सीजन डोनर H2O हो गया, C2O4-2 हो गया, एक्ट एज SFL। कैसा काम करेगा? SFL के जैसा। मतलब कोबाल्ट प्लस थ्री में जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्या लिगेंड्स लिया, ऑक्सीजन डोनर में वाटर ले लिया, ऑक्सीलेटर, ये सब कैसे तो वीक होता है, लेकिन काम कैसा करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट, NH3 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये बात आपको पता है, नाइट्रोजन डोनर रहते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसे एक्ट करेगा, बट विद Fe+2 एंड Mn+2 एक्ट एज WFN। कहने का मतलब क्या हुआ कि NH3 कैसा काम करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा, बट क्या है? Fe+2 हो गया, Mn+2 हो गया, इन सब के साथ कैसा काम करता है? WFL के जैसा, मतलब वीक लिगेंड के जैसा काम करता है। तो ये कुछ इसका रूल्स था, इसको आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। चौथा हो गया। एक और पांचवा हम लोग मैग्नेटिक नेचर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए मैग्नेटिक नेचर भी देख लेते हैं। आइए यहीं पे देख लेते हैं मैग्नेटिक नेचर। पांचवा पॉइंट, मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालते हैं? इसको एक्चुअली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, म्यू का फॉर्मूला होता है √n×n+2 BM। BM का मतलब बोहर मैग्नेटॉन होता है। ठीक है, यूनिट होता है। n क्या होता है? वेयर n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, पुट करते जाइए, इसका वैल्यू निकालते चाहिए, यानी कि मैग्नेटिक नेचर का। अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा तो वैसे पैरामैग्नेटिक होगा, वैल्यू अगर जीरो आ गया तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डायमैग्नेटिक हो गया। तो ये आसान चीज़ है, आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट पे हम लोग अब एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए एग्जांपल्स में पहला क्या है? K4 एफिशिएंसी। देखिए कैसे निकालेगा, यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है। देखिए कैसे, सबसे पहला काम करना है कि जो यहाँ पे सेंट्रल एटम है ना, इसका क्या निकाल लीजिए? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। कैसे निकालेगा? पोटेशियम का 1 होता है × 4 प्लस इसको x मान लीजिए, प्लस साइनाइड का -1 × 6 = 0। जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में प्रॉब्लम होता है, पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप आसानी से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बहुत आसानी से मैंने बताया। ठीक है, मैंने दो तरीका बताया वहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 + x - 6 = 0, तो x = कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। क्लियर है? मतलब आयरन पे कितना चार्ज आ गया? +2 चार्ज आ गया। आयरन का 26 होता है, कॉन्फिगरेशन लिखिए 4s2 3d6 होगा लास्ट वाले वैलेंस शेल में। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी मुझे करवाना है क्योंकि +2 चार्ज है। ठीक है, बाहर वाली सेल से निकाल देंगे। चलिए क्या बचेगा? 3d6 बचेगा और 4s 0 बच गया। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है? देखिए 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया? 6। देखिए भरता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। अभी कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये पेयरिंग होगा या नहीं होगा किस बात पर डिपेंड करेगा कि उस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कैसा है। यहाँ पे कैसा है? साइनाइड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये पेयरिंग करवा देगा। तो ये वाला उठ के यहाँ पे आएगा, ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसा होगा? कुछ ऐसा लगेगा। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, दो खाली हो गए अंदर में। ये क्या है? 3d। अगला क्या? 4s भी खाली है। अगला क्या? 4p भी खाली है। अच्छा, मुझे कहाँ तक भरना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक भरना है। तो ये भर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अंदर वाला d कितना यूज हुआ? 2, तो क्या बोलेंगे? d2। एक s का तो s, 3 p का तो क्या बोलेंगे? p3, मतलब d2sp3। अच्छा, d2sp3 क्या होता था? ऑक्टाहेड्रल। क्या होता था? ऑक्टाहेड्रल होता था। मतलब क्या? आपको हाइब्रिडेशन भी आ गया, ज्योमेट्री भी आ गया। अब देखिए कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या बोल देंगे? डायामैग्नेटिक बोल देंगे। अच्छा, डायामैग्नेटिक तो हो गया। अब ये देंगे स्पिन क्या है? लो है, क्योंकि सभी पेयर्ड हो गया, तो स्पिन क्या होगा? लो स्पिन हो गया। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, जब ये पता चल गया स्पिन आपका लो हो गया, पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायामैग्नेटिक है, स्पिन लो हो गया, कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है? इनर वाला। क्या बोल देंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स यूज्ड। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इतना चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल्स देखिए, K3FeCl3 है। पहला काम क्या करना है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेना है। अब देखिए कैसे फाइंड करिएगा, आयरन है तो पोटेशियम का 1 होता है इंटू 3 प्लस आयरन का x प्लस क्लोरीन का -1 इंटू 6 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, 3 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +3, ठीक है। अब देखिए Fe पे कितना चार्ज आ गया +3, आयरन का 26 होता है एटॉमिक नंबर, कितना होगा कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 4s2 और 3d6 होगा। अब देखिए 2 यहाँ से गया, 1 यहाँ से जाएगा, क्या हो जाएगा 3d5 4s0। क्लियर है। अब देखिए 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4, तो भर देता हूँ मैं 1 2 3 4 5। अब पेयरिंग होगा या नहीं होगा किस बात पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे लिगेंड कैसा है, क्लोरीन है, क्लोरीन कैसा है वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन याद करिए मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, पेयरिंग नहीं करवा पाता है, तो यहाँ पे तो पेयरिंग नहीं होगा, जैसे वैसे छोड़ दीजिए 3D है। अगला क्या है 4s खाली है, अगला क्या है 4p भी तो खाली है ना 4p, और अगला 4d भी खाली है 1 2 3 4, तो 4d। अब मुझे कितना तक लेना है 6 तक भरना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कितना ऑर्बिटल लेना था 6 तक लेना था, किसके लिए हाइड्रोजन के लिए, मैंने भर दिया। एक s का 3p का तो p3 और यहाँ का 2d, तो sp3d2, मतलब कैसा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। क्लियर है, हाइब्रिडेशन भी आ गया, ज्योमेट्री भी आ गया। स्पिन कैसा होगा हाई, क्योंकि सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन हाई स्पिन हो जाएगा, हाई स्पिन हो जाएगा। अच्छा स्पिन हाई हो गया, क्या ये कलर शो करेगा, हाँ करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ये भी आप ध्यान में पता चल गया। अच्छा कौन सा ऑर्बिटल डी यूज हो रहा है, बाहर वाला ND, ND मतलब आउटर मोस्ट वाला D, यानी कि ND ऑर्बिटल यूज्ड। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा म्यू का वैल्यू निकालिए, यहाँ तो 0 आ जाएगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पे म्यू का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, कितना है 2 2 4 5 है, तो 5 + 5 + 2 यही होगा ना BM, 5 2 7 7 5 35 में तो √35 आ जाएगा BM, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल्स होगा। आइए तीसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे NiCl4-2 है। अब देखिए NiCl4-2 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस है। पहला काम क्या करना है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। निकेल है, निकेल पे कैसे निकालिएगा, देखिए इसको x मान लीजिए प्लस क्लोरीन का -1 होता है इंटू 4, टोटल चार्ज कितना देगा -2, सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू +2 आ जाएगा। क्लियर है, तो निकेल पे कितना चार्ज गया +2 आ गया। अब कॉन्फिगरेशन लिखिए क्या हो जाएगा 4s2 3d8 हो जाएगा, क्योंकि निकेल का 28 होता है। अब समझिए कितने का लॉस करवाना है, 2 का, मैंने 2 का करवा दिया, डी में 8 है, इसको ऐसे डायग्राम बना लीजिए 1 2 3 4, टोटल 5 हो गया, 8 बढ़िए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग होगा या नहीं होगा किस बात पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे लिगेंड कैसा है, कैसा है हमारे पास कोऑर्डिनेशन 4 है और लिगेंड कैसा है वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, जैसे वैसे रहने दीजिए। ये 3D था, अगला क्या है 4s, अगला क्या है 4p, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिए, कितना ऑर्बिटल मुझे यूज़ करना है हाइब्रिडेशन में, कोऑर्डिनेशन में कितना है 4, तो 4 यूज कर लीजिए 1 2 3 4, तो s का 1, p का कितना 3, तो sp3 पे क्या होता है, यानी कि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। ज्योमेट्री भी पता चल गया, हाइब्रिडेशन भी पता चल गया। अब देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा पैरामैग्नेटिक हो गया, कुछ ना कुछ म्यू का वैल्यू होगा, म्यू का वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा √n × n + 2, मतलब n का वैल्यू कितना है 2 × 2 + 2, 2 2 4 4 दूनी 8, मतलब √8 आ गया। क्लियर है, ये BM। अच्छा सभी इसमें आउटर इनर का तो कोई कॉम्प्लेक्स होगा नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में 6 तो है नहीं, तो यहाँ पे वैसे भी छोड़ देंगे। स्पिन क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा, हाई स्पिन हो जाएगा। क्लियर है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल्स पे हम लोग देखते हैं, 4th वाला। पहला काम क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, इसको x मान लीजिए, प्लस साइनर का -1 होता है कितने टाइम से 4 टाइम्स इक्वल टू -2, सॉल्व कर दीजिए, x वैल्यू कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। क्लियर है।
अब देखिए निकेल पे कितना चार्ज आ गया, +2 आ गया, निकेल का 28 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 4s2 3d 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी मुझे करवाना है, मैंने करवा दिया, तो 3d में कितना हो गया 8, 1 2 3 4, टोटल कितना बना है मुझे 8 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या पेयरिंग होगा या नहीं होगा, किस बात पर डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसा है। लिगेंड क्या है, साइनाइड, साइनाइड होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, पेयरिंग करवा देगा, यहाँ पे पेयरिंग हो गया। तो कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से होगा 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6, कितना था 2 2 4 2 6 7 और 8, ये खाली हो गया। अब देखिए ये क्या है 3d, अगला क्या है 4s, अगला क्या है 4p, ठीक है 4p, ये हो गया। अब देखिए कोऑर्डिनेशन में कितना है 4, मुझे 4 ऑर्बिटल यूज़ करना है, किसके लिए, हाइब्रिडेशन के लिए, तो 1 2 3 4, तो एक d का तो d, एक s का तो s, यहाँ का p का 2 तो p2, क्या बोलेंगे dsp2। dsp2 पे क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या बोल देंगे, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अच्छा ये डायामैग्नेटिक हो गया, स्पिन क्या होगा, लो हो गया, लो स्पिन, चलिए ये भी पता चल गया। अच्छा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज्ड, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0, तभी तो डायमैग्नेटिक होगा ना, तो इतना चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट है FeCO5। मैं हर टाइप का एग्जांपल्स ले लिया हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार से डाउट्स नहीं होना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना है, आयरन का चार्ज निकाल लेना है। यहाँ पे CO क्या न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 0 चार्ज हो जाएगा, तो Fe पे 0 चार्ज आ गया, ठीक है 0 चार्ज है, ठीक है। अब 26 होता है तो 4s2 और 3d 6 हो गया, क्लियर है। तो d में कितना है 6, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, और 4s में भी क्या है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4s ये 3d हो गया। अब CO क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये पेयरिंग करवा देगा, करवाएगा तो ये वाला उठ के यहाँ पे, ये वाला उठ के यहाँ पे, और ये वाला उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, मतलब ये वाला उठ के यहाँ आ गया, यहाँ पे खाली हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। देखिए कैसे, जैसे वहीं बना के बताया, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, और ये 4s वाला 7 8, अगला 4s खाली हो गया, 3d था, अगला 4s, अगला क्या 4p। मुझे कहाँ तक यूज करना है, 5 तक। कैसे यूज करेंगे, देखिए कोऑर्डिनेशन 5 है तो 1 2 3 4 5, d का 1 तो d, s का 1 तो s, p का 3, dsp3। अच्छा dsp3 पे क्या होता था याद करिए, यानी कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अच्छा अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। चलिए ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्पिन क्या होगा, लो हो जाएगा, कोई भी यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्पिन लो, स्पिन लो स्पिन हो गया। इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इनर डी ऑर्बिटल यूज्ड। अच्छा म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी तो डायमैग्नेटिक आया ना, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। चलिए CrNH3 का होल 6+2, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन से स्टार लगा लीजिए, अभी मैं बताता हूँ क्यों ऐसा। सबसे पहला काम करना है कि आपको चार्ज निकालना है। क्रोमियम पे कितना, इसका तो 0 हो जाएगा, 0 × 6 0, क्रोमियम पे +2 चार्ज आ गया। क्रोमियम का कितना होता है 24 होता है, कॉन्फिगरेशन लिखिए क्या हो जाएगा 4s1 3d 5, एक यहाँ से एक यहाँ से, मतलब 3d 4 4s 0, ये हो जाएगा। डी में कितना है 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब 4s खाली है हमारे पास, 4p भी खाली है ऐसे, ठीक है, ये 4s और ये 3d। पेयरिंग होगा, हाँ होगा। अच्छा पेयरिंग करवाएंगे तो ये यहाँ पे जाएगा, ये वाला उठ के कहाँ यहाँ पे, तो ये वाला उठ के यहाँ पे जाएगा। कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 2 4 था, नहीं एक बचेगा नहीं, 4 ही था, हो गया। अब यहाँ पे कितना है, यानी कि इनर वाला खाली होगा D3, क्या आ गया D3। और आपने देखा था हमारे सिलेबस में D3 है भी नहीं, D2 तक ही देखा जाता है, समझ आ रहे हैं, कम से कम यानी कि 2 ही खाली होना चाहिए अंदर में, 3 नहीं खाली होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवाएंगे, क्या नहीं करवाएंगे, पेयरिंग नहीं करवाएंगे। पेयरिंग कहाँ तक करवाएंगे, एक ही वाले को पेयरिंग करवाएंगे, कैसा, इसी वाले को पेयरिंग करेंगे, इसको पेयरिंग नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे, ताकि मुझे 2 ही अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज होना चाहिए। 3 हो जाएगा तो हमारी सिलेबस से बाहर चला गया, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो कैसा होगा, ऐसा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 2 खाली हो गया, यही था। ये क्या है 3D, अगला क्या है 4s, अगला क्या है 4p। अच्छा अब यूज करिए, कितना यूज करना है आपको, कोऑर्डिनेशन में 6 है, तो 1 2 3
4 5 6, डी का 2 तो D2, ए का S E3, D2sp3। आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अच्छा पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर भी शो करेगा, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और क्या होगा? स्पिन हाई होगा, हाई स्पिन होगा। अच्छा स्पिन हाई हो गया, और क्या बोलेंगे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज्ड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा म्यू का वैल्यू क्या होगा? 0 तो नहीं होगा, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा? √2 × 2 + 2 कितना होगा? 2 2 4, 4 2 8 में तो √8 आ गया। क्लियर है? कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब एक लास्ट और एग्जांपल्स लेते हैं 7 वाला, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं। क्या है? NiNH3 का होल 6 + 2। पहला काम क्या करना है? इसका चार्ज निकल पे कितना आ जाएगा? +2, क्योंकि इसका तो 0 हो जाता है। 28 होता है, कॉन्फिगरेशन लिखिए 4s2 3d8, तो 2 चला गया क्योंकि 2 + 2 चार्ज है। D8 मतलब 1 2 3 4, टोटल 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है? अब 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग होगा या नहीं होगा किस बात पर डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। पेयरिंग करवा देते, पेयरिंग जैसे ही करवाते थे एक यानी कि क्या वो इनर डी ऑर्बिटल यूज होता है। चलिए ठीक है, अभी आपको समझाते हैं। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक खाली होगा, ये 3d है। अगला 4s, अगला क्या है? 4p, अगला क्या है? 4d। 1 2 3 4, 4d। अब देखिए कितना यूज करना है मुझे? 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा DSP3 और फिर से D, ऐसा कोई अपडेशन होता है? एग्जीबिट नहीं करता ना, ये गलत होगा। यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवाएंगे। क्लियर है? तो पेयरिंग नहीं करवाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये वाला भी ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पे पेयरिंग एक वाला नहीं करवाया मैंने। चलिए ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? अगला यहाँ का हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगा? sp3d2। अब सही हुआ, समझ में आया? तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। इनर वाला डी यूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बाहर वाला तो आउटर डी, आउटर डी ऑर्बिटल यूज्ड। और क्या क्या बोल सकते हैं? म्यू का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? √8 आ जाएगा, वही मैंने अभी पीछे निकाला ही था, Bm बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है? तो सब कुछ आपको पता चलेगा, कोई डाउट्स यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि CFT से CFT देखेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखेंगे, और थोड़ा सा कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में देखेंगे, और जॉन टेलर इफेक्ट जो आउट ऑफ सिलेबस है फिर भी नीट में क्वेश्चन आया होगा, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और ट्रांस इफेक्ट भी देखेंगे। तो इसके साथ हम लोग उस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा क्या था कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिसके कारण टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो थोड़ा सा वीडियो डिले हो चुका है। उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं, इस मंथ में मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, चाहे इनऑर्गेनिक का या फिर ऑर्गेनिक का। अब वीडियो रेगुलर आएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।